बीटेक कर रही एक छात्रा के साथ दोस्तों ने कुछ ऐसा मजाक किया कि वो पूरी तरीके से साइबर एक्सपर्ट बन गई। और इसके पीछे की वजह ये थी कि दोस्तों का वो मजाक दरअसल साइबर की भाषा में क्राइम कहलाता था। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, वो छात्रा मौजूद है जो कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी साइबर एक्सपर्ट है। उसका नाम है कामाक्षी शर्मा। हमारे साथ कामाक्षी जी मौजूद हैं। कामाक्षी, ये बताइए, एक दोस्तों का मजाक और उसके पीछे हम आपके बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपने करीब 50,000 से ज़्यादा पुलिस वालों को ट्रेन किया। 5,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस थे जिसको सॉल्व कराने में आपने साइबर एक्सपर्ट के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है। किस तरीके से पूरा सफ़र तय हुआ और कैसे मुमकिन हो पाया ये? एक्चुअली मुझे कॉलेज में एथिकल हैकिंग का काफ़ी शौक़ था कि कि आईडीज़ वगैरह कैसे हैक होती हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं गूगल से सीखती रहती थी। अब मजाक मजाक में किसी ने, जब होता है ना कि आप थोड़ा, कॉलेज टाइम था भी ऐसा, मैं उछलती थी कि मैं हैकर हूँ, ये हूँ, तो मेरे ही किसी फ्रेंड ने मेरी फ़ेक आईडी बना दी। अब जब वो फ़ेक आईडी बनाई तो फिर मैं अपने डीन सर के पास गई थी एंड उन्होंने मेरे को बोला तुझे हैकिंग आती है तो इन्वेस्टिगेट करना। जब तू ये पता लगा सकती है कि कौन सी आईडी किस पर्सन से बिलोंग है, उस आईडी का पासवर्ड फाइंड आउट कर सकती है, तो क्या तू ये अपना छोटा सा केस नहीं देख सकती? तो वहाँ पे मैंने अपना ही केस सॉल्व किया था। मुझे पता लगा कि वो मेरी आईडी एक फ्रेंड ने बनाई है। बस वहीं से ये गेम शुरू हो गया और मुझे समझ आ गया कि अच्छा, इससे इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है। और जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को समझा वैसे वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ग्रो हो रही थी उस ड्यूरेशन में। बच्चे शिफ्ट हो रहे थे, पढ़ाइयाँ ऑनलाइन जा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। हम डिजिटल दुनिया में काफ़ी स्विच कर चुके थे, पेटीएम वगैरह ये सब कुछ आ चुका था। तो उस चीज़ की नीड बढ़ती गई और जैसे ही उस चीज़ की नीड बढ़ती गई वैसे वैसे क्राइम भी होने लगा। तो मेरा कहीं ना कहीं उससे फिर पर्सनल लेवल पे अटैचमेंट हो गया कि अच्छा, लोगों के साथ क्राइम कैसे होता है और हैकिंग होती है तो इसे इन्वेस्टिगेट करके हमारी गवर्नमेंट एजेंसी कैसे इसे सॉल्व कर सकती है। ये रीज़न था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम कैसे आया? इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? एक्चुअली मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मैं जब इस मिशन पे निकली थी तो मुझे याद है, मैं एक राजपाल डावास सर, विनोद रोहित सर, विनोद पांडे सर, इन तीनों को मैंने बोला था कि सर मुझे पूरे इंडिया का क्राइम जानना है। तो उन्होंने मेरे को जम्मू तक पहुंचाया। फिर जम्मू में जब हमने केसेस सॉल्व करके वहाँ दिखाए, ट्रेनिंग दी वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, मतलब एक फ़ीस वो पे करने लगे थे। तो मैंने कहा नहीं सर, आप बस मुझे अगले स्टेशन पे कनेक्ट कर दीजिए और अगले स्टेशन तक पहुंचा दीजिए, जहाँ पे भी आप जानते हो कि वहाँ पे पुलिस पर्सन्स अवेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं ऐसे करते करते मैंने शुरू किया, जम्मू, होशियारपुर, इस तरह से पठानकोट, नेक्स्ट स्टेशन कनेक्ट करते करते मैंने 35 दिन में 28 से ज़्यादा शहर कवर करे थे। और ये था कि जैसे मैं पहली बार गई थी तो उस टाइम लोग मुझे समझते थे कि बच्ची है, क्या पढ़ाएगी। तो जब तक मैं करके नहीं दिखाती थी स्टेज पे तब तक लोगों को लगता था ऐसा ना हो, क्योंकि वो, परफॉर्म करना ज़रूरी था। हाँ, वो क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को तो हम ड्यूटी छोड़ के आए हैं। अब वो मुझे देखते थे, वो कहते थे ये बच्ची कैसे पढ़ाएगी। तो जब मैं परफॉर्म करती थी तो उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल आती थी और फिर वो मुझे खुशी खुशी अगली जगह का रेफरेंस दे देते थे। तो इस तरीके से मैंने ये सफ़र तय किया। उसके बाद भी काफ़ी मुश्किलें आई इस रिकॉर्ड को पाने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो डिजिटल दुनिया ऐसी है जिसका ज़्यादातर जितनी भी इनोवेशंस होती हैं, आप फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, सारी कंपनीज़ जो हैं वो विदेशी हैं। तो उसमें, उस चीज़ में जाके आप, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है उसमें जाके आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ला रहे हो। तो मैंने उस रिकॉर्ड के लिए भी काफ़ी बार अप्लाई करती रही, बट बहुत बार ये होता है कि फिर बाकी कंट्रीज़ कहते हैं कि हमने बनाया है, डिजिटल में हमारा इनोवेशन है, तो इंडिया से कोई कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ले जा सकते हैं। मैंने ये बातें भी सुनी थी जब रिकॉर्ड आने वाला था, बट फिर आ गया फाइनली। अ, एक बताया जाता है कि साइबर क्राइम चूँकि डिजिटली इंडिया बढ़ भी रहा है, तमाम तरीके से डिजिटल मोड पे पहुंच रहा है। साइबर क्राइम बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग रोज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर से लेकर तमाम जगहों पर रिपोर्ट हो रही हैं इस तरीके की घटनाएं। आप लोग इसको काउंटर करने के लिए किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे? अ, पुलिस अपनी साइड से बेस्ट कर रही है। अभी देखा जाए तो वो ट्रेनिंग्स भी लेते हैं और समझना चाहती है कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे है, कौन कौन से ओपन सोर्स टूल्स हैं। तो कोशिश अभी जारी है, अब देखते हैं कि आगे कैसे होगा। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि जो आम आदमी यूज़ कर रहा है अपने घरों में, अपने फ़ोन्स में, वो शायद पूरे इस साइबर वर्ल्ड, क्राइम वर्ल्ड का केवल 1% इंटरनेट है। बाकी सब कुछ ब्लैक एंड फेस पे होता है, यानी जो पीछे जी जी। कुछ ऐसा टर्म है ब्लैक की, हाँ क्या जी। है इसके बारे में उसे समझाइए ज़रा। उसे हम कहते हैं डार्क वेब।
जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। उसके नीचे आ जाती है डार्क वेब, डीप वेब जैसी चीज़ें। उसमें क्या होता है, अगर हम उस चीज़ को ध्यान से देखें तो आज की डेट में डार्क वेब एक ऐसे है कि हम उसे ट्रेस नहीं कर पाते। जैसे अगर फेसबुक से, व्हाट्सएप से कोई क्राइम हुआ है तो फिर भी हमें लगता है कि हाँ, हमें कंप्लीट से इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट आज की डेट में डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। किसी को नहीं पता कि इसका सर्वर कहाँ है, किसने बनाया है। और इसी का यूज़ करके आज की डेट में साइबर टेररिस्ट हो रहे हैं कि आतंकवादी ऑनलाइन हायर हो जाते हैं, ऑनलाइन ड्रग्स बेचा जा रहा है, ऑनलाइन नकली मेडिसिन बेची जा रही है। यहाँ पे जाके जो क्रिमिनल से अपना फेक पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक दुनिया है, जैसे हम कहते हैं डार्क वेब। और आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे भी, बहुत बार केसेस ऐसा आता है कि मैम मैंने गलती से डार्क वेब वाला एक लिंक था जिसमें लास्ट में डॉट अनियन था, मैंने उसे क्लिक कर दिया, उसके बाद से मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा वगैरह सब हैक हो चुका है और मुझे बहुत दिनों बाद पता लगा, मुझे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जितना हम इंटरनेट की डेप्थ में जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा, अब ड्यूरिंग कोरोना हमने ये देखा कि बहुत सारे फ्रॉड हुए। आपने जो जैसे खुद बताया कि 5,000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व कराने में मदद की है। ये केसेस किस तरीके से सॉल्व हुए और सबसे ज़्यादा केसेस किस प्रकार के थे? मैक्सिमम जो होते हैं वो फाइनेंशियल केसेस थे, बट वो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करवा पाई थी क्योंकि उसमें ये होता है कि आप एक लोकेशन दे देते हो, फिर आगे पुलिस वर्किंग रहती है, उनको इंटर स्टेट जाने की परमिशन बहुत बार मिलती है, नहीं मिलती है। पर जो मैक्सिमम मेरे पास जो केसेस आते थे वो आते थे कि गर्ल्स की फ़ेक आईडी बन गई, या फिर कोई कहीं से वो शॉपिंग पे गए, उनका डाटा कहीं लीक हो गया और जैसे ही वो डाटा लीक हुआ वैसे ही उनको एकदम से कॉल्स आने लगे। जैसे आज की डेट में हम बिग बाज़ार जा रहे हैं, डी मार्ट जा रहे हैं, तो बहुत बार हमें वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने को दिया जाता है किसी भी सर्वे के नाम से, और वो लोग वो फॉर्म भर देते थे। और जब वो फॉर्म कुछ दिनों बाद पता लगता था कि वो फॉर्म एक ट्रैप था या वहाँ से किसी की तरह से डाटा लीक हो गया, तो वो लोग उन्हें परेशान करते थे कि आपने इस डेट को यहाँ पे विज़िट किया था, आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आपका पहले तो वो एक बार ट्रैप बिछाएंगे कि आपका बम्पर प्राइस निकला है, आपकी गाड़ी निकली है। इसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं लड़कियां तो अपनी डिटेल्स सब डाल देती हैं, तो वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सारी साइट्स का डाटा लीक होता है। तो वो आपको कॉल करके कहते हैं कि जी आपने ये पर्टिकुलर सामान ऑर्डर करा था उस डेट को, आपका लकी ड्रॉ निकला है, या आपने ये सामान ऑर्डर किया था, इसमें कुछ आपने रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डाली हुई। तो इंसान फिर भी एक बार सोच लेते हैं कि हाँ, ये कह तो सही रहा, इसे कैसे पता कि मैंने सामान ऑर्डर किया था, इसे कैसे पता मेरा घर का एड्रेस, इसे कैसे पता मेरा नाम। तो इंसान मैनुअली वो ट्रैप हो जाता है उन चीज़ों में, फिर उन्हें ब्लैकमेलिंग के केसेस आते हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में जो केसेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंसर बनना तो चाहते हैं, वो अपना अकाउंट कर देते हैं पब्लिक। जैसे ही वो अपना अकाउंट पब्लिक करते हैं वैसे क्या होता है कि बहुत सारे हैकर्स जो उनकी फ़ोटो ले लेते हैं, और एआई के इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं आज की डेट में कि वो फ़ोटो मॉप्ट कर देते हैं, उसके बाद वो उन्हें ब्लैकमेल कर देते हैं। तो लड़कियां ऐसी चीज़ों की भी शिकार हो रही हैं। इसके साथ साथ जो देखा जा रहा है, कुछ केसेस ऐसे आए थे कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑनलाइन फंस जाते हैं बहुत बार कि कभी इंस्टाग्राम पे, कभी टेलीग्राम पे, कि एक्स्ट्रा अर्निंग है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये बिटकॉइन का है, ये क्रिप्टो करेंसी का है, ये ट्रेडिंग। आज की डेट में आप देख रहे हो कितने एड्स आते हैं, तो आपके पैसे 4 दिन में डबल हो जाएंगे, 5 दिन में डबल हो जाएंगे वो। और कुछों में तो ऐसा होता है कि वो कुछ अमाउंट तक वो डबल करके भी देते हैं। जैसे आज मैं 20 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, मुझे कल 40 मिलेंगे, 200 करूँगी 400 मिलेंगे। और उसके बाद क्या होता है, लोग को यकीन होने लगता है, फिर वो अपने दोस्तों वगैरह सारे पैसे उठा के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो पता लगता है वो पैसे विड्रॉल ही नहीं हो पा रहे, सिर्फ वॉलेट में उनको शो हो रहा है। लेकिन ये देखा है कि इनके जो बैक एंडर ऑपरेटर्स हैं वो जो हैं वो कभी चाइना बैठे हैं, कहीं किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो वेब को आपको ट्रैक कर पाना तो बहुत। और क्या ये पॉसिबल है कि आप इंटर कंट्रीज़ इस तरीके की ट्रीटी लाई जाए कि भाई जो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं वो कम से कम उनको रोका जाए? जी सर, ऐसा होता है बहुत बारी। क्या होता है कि हमें विदेशी नंबरों से कॉल आता है, तो वो नंबर्स होते हैं वर्चुअल नंबर। आप यहाँ बैठे बैठे कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का नंबर खरीद सकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये मैक्सिमम लोग, अगर वो आपको फ़ोन पे साउंड कर रहे हैं कि वो इंडियन ही है, या मैट्रिमोनियल फ्रॉड भी जिसे हम कहते हैं, बहुत बार होता है, लोग अपनी प्रोफाइल डाल देते हैं और उसके बाद आपको विदेशी नंबर से कॉल आती है कि यहाँ का लड़का है, वहाँ पर जॉब कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वो
पॉसिबल हो जाता है। और उसके साथ साथ आज की डेट में ये होता है कि सर्वर बाउंस भी करा लेते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसके लिए सिर्फ एक कंट्री में ही साइबर लॉ नहीं, हर कंट्री का एक यूनिवर्सल लॉ बनना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इंडिया वाला सिर्फ इंडिया में बैठ के कर सकता है या कोई और चाइना वाला सिर्फ चाइना में बैठ के कर सकता है। मैं यहाँ से बैठे बैठे किसी और के साथ बाहर कर सकती हूँ, वो पर्सन जो है वो मेरे साथ कर सकता है। साइबर वर्ल्ड में डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, तो ट्रीटी आनी चाहिए ऐसी। अच्छा, एक सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि साइबर की दुनिया में या डिजिटल वर्ल्ड में वो व्यक्ति कामयाब है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। और डेटा हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगातार जो है वो लीक हो रहे हैं। अभी कोविन का भी डेटा लीक हो गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बाहर से बैठे लोगों की साजिश है या हमारे देश में इसके ऊपर एक कानून बनाए जाने की है? क्या इस स्तर पर किसी से बातचीत हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देना चाहूँगी, डेटा लीक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं वैसे वैसे फेसबुक, गूगल, यहाँ पे हमारे पासवर्ड्स तक लीक हो जाते हैं। हमारे पर्सनल पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीक हो जाती हैं। और आपने बताया कोविड का डाटा है, वो कोविन जो जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है उनका डाटा लीक हो रहा है। आप शॉपिंग कर रहे हो वहाँ से डाटा लीक हो रहा है, हर जगह से डाटा लीक हो रहा है। और ये भी बात सही है, जिस पे जितना डाटा है वो उतना बड़ा बिजनेस किंग है आज के डेट में। क्योंकि उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, ये सब आज की डेट में आपका डाटा एनालाइज करके बता देता है। अगर आज हम यहाँ बैठ के एक शूज़ की बात कर रहे हैं कि मुझे शूज़ खरीदने हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद देखूँगी कि मेरे पास अमेज़न या फ्लिपकार्ट से एकदम पॉपअप आएगा कितने % डिस्काउंट है शूज़ पे। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा फ़ोन का माइक भी एक्सेस कर रखा है और फिर वो प्रोसेस करता है, उनकी जो मशीन्स उन्होंने बड़ी बड़ी लगा रखी है, और फिर वो हमारे माइंड को हैक कर देता है कि हाँ ये शूज़ की बात कर रहे थे। तो बंदा 5 या 6 बार ही देखेगा, फिर तो वो क्लिक कर लेगा, उससे ज़रूरत भी है। बड़ी मार्केट कंपनियां मार्केट क्रिएट भी कर रही हैं। हाँ, ये सब मार्केट क्रिएट हो रही है आज की डेट में। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो बात कर रहे हैं एक अलग यूनिवर्स की, कि जिसमें सिर्फ एक वो लगा के बैठ जाओ और वहाँ पे अपना एक तरह से वीडियो गेम की तरह अपनी लाइफ को चलाओ। ये बात सही है। अच्छा, आप जिस मुकाम पर हैं, आपके परिवार का किस तरीके का सहयोग था? क्योंकि आपने कई जगह पे बताया भी है, हमें भी, हम सारी बातचीत में भी कहा कि भाई मैं बड़े ही नॉमिनल या मिडिल क्लास परिवार से थी। तो फिर परिवार का सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि वो तो आपको बीटेक कराया उन्होंने, बीटेक कराने के बाद एक अच्छी नौकरी कराने वाले थे, लेकिन आप तो फिर पुलिस की सहायता में लग गई। बहुत अच्छा ऑफर था मेरे पास जॉब का। एक्चुअली सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है अपनी जर्नी में वो ये लगती है कि मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है। मतलब मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का भी ऑफ़र था, काफ़ी अच्छा पैकेज भी था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मेरा हमेशा से वो एक होता है ना, या तो कह दो कुछ अंदर से ही था हमेशा से, बचपन से, कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और मेरे पेरेंट्स ने वो बात समझी। बस उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था कि बेटा हमारा विश्वास कभी मत तोड़ना, बाकी जो करना है करो। तो बस मैंने वो रूट अपनी बांध के रखी। मैंने कहा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, लेकिन कुछ करके भी ऐसे दिखाऊंगी कि पेरेंट्स या फैमिली को प्राउड फील हो। और उन्होंने हर जगह मेरा सपोर्ट किया है, ओपनली किया है। मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं, बट यह है कि उन्होंने मुझे कभी ऐसे रोका टोका नहीं। उनको मुझ पर विश्वास था और मुझे अपने टैलेंट पे विश्वास था। कुछ आप बात कर रहे थे कि किन्हीं आईटी मिनिस्टर वगैरह से बातचीत हुई है कि आप इस तरीके से कोई नया प्रोग्राम जो है एक लाना चाहती हैं, खासकर इसलिए कि जो ये साइबर क्राइम है इसको रोका जा सके। एक्चुअली कालका विधानसभा में मुझे एक पॉलिटिकल लीडर ने हायर किया, और वहाँ जब उन्होंने मेरे को हायर किया तो मुझे एक बात समझ आ गई कि साइबर क्राइम में जो बड़ा चेंज मैं लाना चाह रही हूँ या कुछ बड़ा करना चाह रही हूँ, तो वो विदाउट मिनिस्ट्री या विदाउट पॉलिटिकल लीडर पॉसिबल नहीं है। एंड रोज़ मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है, मैसेजेस में हज़ारों लोगों की रिक्वेस्ट आती है, और उनको लगता है कि इन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इन पे बायोपिक भी बन रही है, तो मैम हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, हमें साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करेगी। बट बात यह है कि मैं अकेले सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, लीडर या मिनिस्टर, किसी का भी ऐसे मैं तलाश कर रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी पॉलिटिकल मिनिस्टर या लीडर मिले जो मेरे साथ इस जंग में शामिल हो, जो इतना वो रखते हों कि हाँ, कि उनके साथ मिलके मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के साइबर क्रिमिनल्स को एक चुनौती दे सकूं, हम हरा सकें उन्हें। ये मेरी पर्सनल लेवल पे इच्छा है। आपने भी बताया बायोपिक भी बन रही है, क्या कौन किन लोगों ने आपसे संपर्क किया? क्या परमिशन ली गई है इसके लिए? हाँ जी, मेरे से जिन्होंने धाकड़ फिल्म बनाई थी, सनम तेरी कसम, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, सोहम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, वही लोग मेरी बायोपिक बना रहे हैं। और उन्होंने परमिशन ली, मुझे मुंबई बुलाया, मेरे राइट्स लिए और उसे साइन किया, और वो थिएटर बायोपिक प्रोसेस में है। हम कहें कि कामाक्षी एक हैकर, क्योंकि हैकर शब्द से लोग डरते हैं, वो सोचते हैं कि ये अपराध है, एक एथिकल हैकर शब्द ठीक रहेगा।
फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? फ्यूचर प्लानिंग्स यही हैं कि मुझे अपने जो आज की डेट में हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, करोड़ों लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और हर इंसान जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर आज की डेट में वो न्यूज़ पढ़ता होगा तो उसे पता होगा 125 करोड़ का डेली का फ्रॉड है। और कितना इमोशनल फ्रॉड है, कितने लोग सुसाइड करते हैं साइबर ब्लैकमेलिंग और इन सब में आके। हमारी भारतीय संस्कृति की बात करें आज की, वो डिजिटल दुनिया में वो खतरे में है। कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी संस्कृति को भूले जा रही है। तो मेरा मेन मकसद है कि मैं उस संस्कृति को प्रोटेक्ट करूँ, इन लोगों के लिए कुछ करूँ। ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं और मैं चाहती हूँ, मैं ऐसे तलाश कर रही हूँ किसी लीडर की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो मुझे सपोर्ट करे, जिसके साथ मैं काम करके इस मुद्दे को, क्योंकि मैंने अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड लाया है तो मुझे भी और लोगों को भी मुझसे उम्मीदें हैं कि मैं इसमें कुछ ना कुछ फ़ाइट करूँगी, कुछ चेंजेस लाऊंगी। और वो चेंजेस नॉर्मल स्तर पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने हर लेवल के ऑफिसर्स के साथ, सबके साथ काम करके देखा है, चीज़ें रुक जाती हैं मिनिस्ट्री लेवल पे या पॉलिटिकल लीडर के सपोर्ट के लेवल पे। अगर वो सपोर्ट हमें मिल जाए तो मैं डेफिनेटली पूरा ट्राई कर दूँगी कि मैं बहुत बड़े लेवल पे इसका बदलाव लाऊँ और लोगों को वो हम प्रोटेक्ट कर सकें। कामाक्षी, हम चाहेंगे कि आप जो है आपके जो एम्बिशंस हैं उसमें कामयाब हों, जो आपकी ये सोच है बेहतर उसमें कामयाब हों। हालांकि कामाक्षी जो हैं वो एक एथिकल हैकर हैं और आने वाले समय में वो इस तरीके की प्लान्स लेके आए हैं कि एक डेटा, यानी रिपोर्टेड डेटा है ये, कि करीब 1.25 करोड़ का जो पर डे फ्रॉड हो रहा है, और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन भर की कमाई, अपने पूरे परिवार को, सब कुछ गंवा देते हैं। और इसकी वजह यह है कि केवल उस साइबर स्पेस का यूज़ कर रहे कुछ अपराधी लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। फ़िलहाल यहीं रुकेंगे। कैमरा पर्सन सनी के लिए लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।